प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुमन भारद्वाज आज आपके समक्ष व्याकरण के अंतर्गत शब्द निर्माण के कुछ मुख्य बिंदु आपको समझाऊंगी। शब्द निर्माण, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि शब्दों का बनाना। शब्द का अर्थ आप सभी को पता है, निर्माण का अर्थ बनाना। तो रचना की दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक शब्द को मूल शब्द कहा जाता है एवं दूसरे को व्युत्पन्न शब्द कहा जाता है। अब आपको अर्थ समझना होगा कि मूल शब्द होता क्या है। मूल शब्द को अंशों अर्थात हिस्सों में या भागों में बांटा नहीं जा सकता। हम कह सकते हैं कि मूल शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जबकि मूल शब्दों में यदि उपसर्ग और प्रत्यय लगा दिया जाए तो जो नया शब्द बनता है वही व्युत्पन्न शब्द कहलाता है। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होने वाला, है ना। तो इस तरीके से मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न किया हुआ शब्द, और मूल शब्द जो कि ऑलरेडी आपके पास है परंतु उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही शब्द रचना या शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। अब शब्द निर्माण प्रक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 तरीके से शब्दों को बनाया जा सकता है। सबसे पहले उपसर्ग का प्रयोग करके, उपसर्ग की सहायता से बनाया जा सकता है शब्द। दूसरी तरह प्रत्यय लगा करके शब्द को बनाया जा सकता है। और तीसरा प्रकार होता है समास के द्वारा शब्दों को बनाया जाता है। तो शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, समास क्या होता है। हालांकि आप सब पिछली कक्षाओं में ये सब पढ़ चुके हैं, परंतु जैसे जैसे आपकी कक्षा बड़ी होती है वैसे वैसे आपको विस्तार से हर चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हालांकि आपने उपसर्ग पहले भी पढ़े हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर, प्रारंभ मतलब शुरुआत में, सबसे पहले लग कर के एक नया शब्द बनाते हैं। उस नए शब्द के अर्थ में विशेषता और परिवर्तन आ जाता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि एक मूल शब्द है और उसके पहले एक छोटा सा शब्दांश और लगाया जाता है, उसको लगाने से एक नया शब्द बनता है और उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो उसी को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग जो होते हैं उनका अपना कोई अलग से प्रयोग नहीं होता, उनको हमेशा किसी मूल शब्द के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है। उपसर्गों की सहायता से नए शब्दों का निर्माण होता है। और जो उपसर्ग के भेद होते हैं, यानी कि उपसर्ग होते कितने तरह के हैं, तो बच्चों उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं जिन्हें अरबी फारसी के उपसर्ग भी कहा जाता है, और अंग्रेज़ी के उपसर्ग भी होते हैं। इन चारों भेदों के साथ ही साथ संस्कृत के कुछ अव्यय भी होते हैं। अव्यय आप समझते हो, अविकारी शब्द जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वैसे क्या वैसे ही उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार उपसर्ग के 4 भेद हुए, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी। यानी कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेज़ी के उपसर्ग। इसी के साथ संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग उपसर्ग के तौर पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। उपसर्ग हमने आपको बताया कि उपसर्ग शब्द से पहले लगता है
और प्रत्यय शब्द के बाद में यानी कि अंत में लगता है। अब समस्या आप लोगों के आगे क्या आती है कि जब आपको प्रश्न मिलता है कि उपसर्ग लगाना है और नया शब्द बनाना है, या प्रत्यय लगाना है और नया शब्द लगाना है, तो आप कंफ्यूज होते हैं और उपसर्ग की जगह प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय की जगह उपसर्ग लगा देते हैं। कई बार उपसर्ग लगाने के लिए कहा जाता है तो आप शब्द के पीछे लगा देते हैं, और प्रत्यय लगाने के लिए कहा जाता है तो वो प्रत्यय आप शब्द के आगे लगा देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता, परिवर्तन नहीं हो पाता, और इसके कारण आपका वो 1 नंबर का या आधे नंबर का जो प्रश्न होता है वो गलत हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आप 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। उपसर्ग उ शब्द जो उ अक्षर जो है, उ वर्ण जो है, वो स्वरों के अंतर्गत आता है। उ यानी कि अ से अह तक की जो स्वरों की श्रृंखला है उसमें आता है उ। और प्रत्यय यानी कि प में रा लगाया तो प्र बना। प एक व्यंजन है। उपसर्ग स्वर में से लिया जाता है और प्रत्यय व्यंजन में से प लिया गया। तो आप इस बात को दिमाग में बिठा लें कि ऊ मतलब आगे, प्र मतलब पीछे। इससे आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि उपसर्ग आगे की ओर लगाया जाता है और प्रत्यय पीछे की ओर। प से पीछे, ऊ से आगे। या वैसे तो अ हुआ है ना, अ से अ इ आपने पढ़ा है, तो उसी को आप एक निशानी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि अगर ऊ लगा है मतलब आगे और प्रत्यय प लगा है यानी कि पीछे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें प्रत्यय लगाना है तो शब्द के पीछे लगाना है। तो वो शब्दांश जो किसी मूल सार्थक शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उस नए शब्द के अर्थ में विशेषता और परिवर्तन कर देते हैं, वही शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। वही शब्दांश जो होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भी उपसर्ग की तरह भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं इसके, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनको विदेशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार उपसर्ग के 4 भेद और 1 अव्यय हुए, और प्रत्यय के 2 भेद और 1 विदेशी प्रत्यय हुआ। ठीक है, इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय के भेद हो गए। अब तीसरा जो प्रकार है वो है समास। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि आपके पास 3-4 शब्द हैं, उन तीनों चारों शब्दों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया, एक नया शब्द बना दिया, उसे समास कहते हैं। समास को ही समस्त पद, सामासिक पद भी कहा जाता है। और समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। बच्चों, शब्द निर्माण की श्रृंखला का ये भाग 1 है, जिसके अंतर्गत आपने ये जाना कि शब्दों के निर्माण के लिए हमें उपसर्ग की सहायता लेनी पड़ती है, प्रत्यय की सहायता लेनी पड़ती है और समास की सहायता लेनी पड़ती है। इसी के अंतर्गत आपने ये भी जाना कि उपसर्ग के 4 भेद और 1 अव्यय होता है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ये भाषाएं हैं। ये 4 भाषाएं आप अपने दिमाग में बिठा लें। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। उर्दू भाषा में ही अरबी फ़ारसी के प्रत्यय ही भी होते हैं, यानी कि या तो उनको अरबी फ़ारसी के प्रत्यय कहेंगे या उनको उर्दू के प्रत्यय उपसर्ग कहेंगे। तो इस प्रकार संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ये दिमाग में बिठाइए। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी हो गया। 4 आपको समझ में आ गया कि उपसर्ग के भेद हैं। इन्हीं के साथ संस्कृत जो सबसे पहले शब्द था उसके एक अव्यय भी होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं और संस्कृत के अव्यय भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी आपने दिमाग में बिठा लिया।
अब बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी का उपसर्ग क्या होता है, ये हम भाग 2 में इसको जानेंगे। परंतु अभी हम केवल ये इतनी बात समझेंगे कि शब्द निर्माण 3 तरीके से होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास की सहायता से। समास के 6 भेद हुए, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। अब हमें दिक्कत ये आती है कि हमें ये नाम ही याद नहीं रहते। प्रश्न हमारे सामने होता है, हमें नाम ही पता नहीं, तो फिर हम आगे की प्रक्रिया को नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि उपसर्ग कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, प्रत्यय कितने तरह के होते हैं, समास कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 का टेबल 3 टाइम अगर आप याद रखेंगे तो 2 1 जा 2 प्रत्यय, 2 2 जा 4, 4 भेद हुए उपसर्ग के, और 2 3 जा 6 यानी कि समास के भेद। 6 स आ रहा है इसमें, समास। ठीक है, तो समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्म धारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। इसमें आप चाहें तो आप पहले पहले शब्द को दिमाग में बिठाएं, द्विगु, द्वंद्व, कर्म। ठीक है, द्विगु, द्वंद्व, कर्म और तत्पुरुष, अव्ययी, बहुव्रीहि। बहु बहुत सारा, अव्ययी अव्यय से बना, तत्पुरुष पुरुष में तत् लगा दिया तो तत्पुरुष। इस प्रकार से आपको कुछ पहचान बनानी पड़ेगी जिससे कि आपको नाम याद हो सके। अब बात करते हैं सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों की। जैसे मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के। तो आज मैं आपको समझाऊंगी केवल संस्कृत के उपसर्ग। तो आपको केवल संस्कृत के उपसर्गों पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आपने देखा है 3 कॉलम बने हैं, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। यानी कि एक उपसर्ग शब्द है, शब्दांश है अंतर, और उसका अर्थ है भीतर। ठीक है, भीतर मतलब अंदर की तरफ। तो आपको काम क्या करना है, आपको उपसर्ग देखना है और उसका अर्थ याद करना है। साथ ही उसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी। अगर मैं इनको अलग करूं तो अंतर प्लस आत्मा, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस मुखी, ये 3 शब्द। तो इसमें अंतर जो है वो उपसर्ग हो गया और मूल शब्द हो गया आत्मा। उसी तरीके से अंतर जो हो गया उपसर्ग है और राष्ट्रीय मूल शब्द है। अंतर्मुखी, अंतर का अर्थ अंदर की तरफ हो गया, भीतर की तरफ हो गया, और मुखी मतलब मुख हो गया। तो इस प्रकार अंतर का अर्थ भीतर और इनसे बने हुए उदाहरण। इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि आप आगे आगे जब कोई पाठ पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा ये, तो आपको अपने आप उपसर्ग छांटने आ जाएंगे। उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, यानी कि नहीं। अन्याय, अ प्लस न्याय, जहाँ न्याय नहीं होता उसे अन्याय कहते हैं, और जहाँ न्याय होता है उसे वहाँ न्याय बोल दिया, तो अर्थ का परिवर्तन हो गया। अखंड, अ मतलब जिसके टुकड़े नहीं हो सके, खंड मतलब भाग, अ मतलब नहीं। अज्ञान, जिसे ज्ञान नहीं है वो अज्ञान हो गया, है ना। तो इस तरीके से उपसर्ग और अर्थ को याद करोगे तो आपको अपने आप उसके उदाहरण का अर्थ समझ में आ जाएगा। अति का अर्थ होता है अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार और अत्यधिक। अति मतलब अधिक, अत्याचार ज्यादा आचरण, अत्याचार बुरा आचरण कर दिया, बहुत ज़्यादा अधिक है। इस तरीके से ये कुछ उपसर्ग और उनके उदाहरण दिए हुए हैं।
आपको क्या करना है, केवल उपसर्ग और अर्थ को याद करना है, साथ ही उसके उदाहरण को केवल देखना है, रटना नहीं है। और फिर जब आप कोई पाठ पढ़ते हैं, अगर आपको कोई इस तरीके का शब्द दिखाई देता है तो आप उनका अभ्यास कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पाठ में अनुवाद शब्द आया तो आप खुद उसमें ढूंढ सकते हैं कि इसमें उपसर्ग है अनु और वाद जो है वो मूल शब्द है। अगर कहीं आपने अनुसार पढ़ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि अनु उपसर्ग है और सार मूल शब्द है। तो इस तरीके से संस्कृत के ये कुछ उपसर्ग मैंने आपको दिए हैं। हो सके तो आप इसको अगले भाग को जब मैं समझाऊंगी तब तक आप ये संस्कृत के कुछ थोड़े से उपसर्ग दिए हैं मैंने आपको, तो आप इनको याद करने का प्रयास करें और इनसे नए नए शब्द बनाने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, आशा है आपको शब्द निर्माण की पहली प्रक्रिया यानी कि उपसर्ग से शब्द बनकर उसमें कैसे परिवर्तन होता है अर्थ में, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और नए नए उपसर्ग से शब्दों का निर्माण करते रहें।